जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मामून तैयब एंड आई एम अ टीचर ऑफ ओ एंड ए लेवल्स अकाउंटिंग बेस्ड इन कराची, पाकिस्तान। चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और बैड एंड डाउटफुल डेट्स की आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे 2-3 क्लिप्स मिल जाएंगी। हमने शुरू से उसको समझा था और उसकी 2-3 क्लिप्स आपको मिल जाएंगी। और उन क्लिप्स के साथ आपको 15 पेजेस मिलेंगे जो आपको डाउनलोड करने हैं और उनका प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है और फिर ये वीडियोस देखनी है। तो उन वीडियोस की एक्सटेंशन है ये कुछ काम हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन रिकॉर्डिंग की कोई इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से ये दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये काम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ये आपके पास स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा और आपके पास प्रिंट आउट की फॉर्म में मौजूद भी होना चाहिए। क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स, account receivables and percentages of allowance for bad debts for the year 2006, 7, 8 in the books of Mr. John। 2006, 7 एंड 2008। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें 1 साल था, 2 साल थे। अब इस क्वेश्चन में 3 साल हैं। 3 इयर्स का डेटा आपको गिवन है कि 2006 में 450 के बैड डेट्स हुए और टोटल रिसीवेबल्स थे 48,000 के, जिस पे परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट था 4%। 2007 में 170 के बैड डेट्स हुए और रिसीवेबल थे 54,000 और परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट था 6%। और 2008 में आपके जो बैड डेट्स थे वो 940 के हुए, अकाउंट रिसीवेबल था 36,000 और परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट था 3%। आपको करना ये है कि मिस्टर जॉन ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2006 में। 2006 वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ मिस्टर जॉन्स बिजनेस और आपको बनाना है 2006, 2007 और 2008 का जर्नल। 2006, 7, 8 का बैड डेट्स का अकाउंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है जी, ये आपको बनाना है। अब ये आपके पास प्रिंट आउट पेज रखा हुआ होगा, निकल के आप उसको अपने पास रखेंगे और फिर हम इसके मैनुअल्स पे डिस्कशन करते हैं। 2006 में हुआ ये कि आपके कुछ कस्टमर्स ने आपको पैसे देने से मना कर दिया और जब पैसे देने से मना कर दिया तो आपने एंट्री पास करी बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं और डेटर्स कहते थे। तो ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स आर सब्स्टिट्यूट टर्म्स फॉर ईच अदर। आजकल ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल यूज़ होता है, ट्रेड रिसीवेबल यूज़ हो सकता है बिल्कुल। बैड डेट्स डेबिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल 450 से हमने क्रेडिट कर दिया और फिर ये बैड डेट्स को हमने अपने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र किया और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट और बैड डेट्स को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्रीज़ हमने पहले पढ़ी हुई हैं। इन दोनों एंट्रीज़ का कंबाइन इफेक्ट देखें, क्लब इफेक्ट देखें तो बैड डेट से बैड डेट्स का अकाउंट कैंसिल हो गया और इनकम स्टेटमेंट में ये एज एन एक्सपेंस चला गया और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके डेटर्स से 450 की वैल्यू डिडक्ट हो गई। फिर इनकम स्टेटमेंट और अलाउंस की एंट्री आपने पास करनी है। आप अलाउंस आपको क्रिएट करना है। आपके पास डेटर्स कितने हैं 48,000 के। 48,000 का 4% आपने निकाला और जब आपने 48,000 का 4% निकाला तो इट अपेयर्स टू बी 1920। तो आपने एंट्री पास करी इनकम स्टेटमेंट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एंट्री आपने इसलिए पास की क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो आपने इनकम स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड कर लिया एज एन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आपने क्रेडिट कर लिया क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। आपने अपने रिसीवेबल की वैल्यू को अपनी बुक्स में कम करना है और रिसीवेबल्स बाय नेचर डेबिट होते हैं, तो आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करना होता है। कॉन्ट्रा एसेट है, आपने अपने रिसीवेबल्स को कम करना है तो आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर 2007 आया। 2007 में बैड डेट्स हुए 170 के, बैड डेट्स 170 से डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल 170 से क्रेडिट। और फिर आपने इन बैड डेट्स को अपने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। तो अब इन दोनों एंट्रीज़ का इम्पैक्ट ये देखें कि आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया और आपके रिसीवेबल्स कम हो गया। अब आपके एंडिंग में डेटर्स 2007 में थे 54,000 के, जिस पे आपको 6% परसेंटेज प्रोविजन की गिवन है, अलाउंस की गिवन है, वो आपने अप्लाई कर दी 54,000 का 6%। जब आपने 54,000 का 6% अप्लाई किया तो आंसर आया आपके पास 3240। अब 3240 इज़ द टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑफ विच 1920 वाज ऑलरेडी क्रिएटेड। 1920 बिगनिंग था,
एंडिंग में इट शुड बी 3240. सो प्रोविजन इज इंक्रीजिंग बाय 1320, राइट. सो इंक्रीज इन प्रोविजन इज़ योर एक्सपेंस. जब भी हम प्रोविजन का इंक्रीज़ होता है तो हम उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं. तो बिगनिंग प्रोविजन वाज 1920 एंड एंडिंग वाज 3240. द प्रोविजन इज़ इंक्रीजिंग बाय 1320. सो हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे 1320 से. दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोविजन. परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट पहले साल 4% थी, अब 6% हो गई है और अगले साल पे 5% हो रही है. तो वेरिएशन हमने इस क्वेश्चन में एक्सपीरियंस की है परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट्स में. इससे पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट वाज सेम फॉर द होल क्वेश्चन, राइट. इसमें हर ईयर के लिए परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट्स चेंज हो रही है. इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट चेंज हो सकती है और वो इसलिए हो सकती है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं. तो जिस साल इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं उस साल प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउटफुल डेट कम होती है और जिस साल इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर ना हो उस साल प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. तो ये हो सकता है, ये बिज़नेस की अपनी एस्टिमेशन है और बिज़नेस का अपना डिस्क्रिशन है कि वो कितनी परसेंटेज एक्सपेक्ट करे कि हमें शायद ना मिले अपने डेट्स का. अगर हम थर्ड ईयर आ जाते हैं 2008 में, तो हमारे बैड डेट्स हैं 940 के. हमने एंट्री पास करी बैड डेट्स 940 और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट बाय 914. और फिर ये जो बैड डेट्स हैं, इन बैड डेट्स को हमने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया. इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट. अब हमने लास्ट ईयर 2008 में हमने प्रोविज़न कैलकुलेट करना है 36,000 का 3%. सो 36,000 का 3% आया 1080. बिगनिंग वॉज 3240 and ending is 1080. So now provision is decreasing by 2160. और डिक्रीज़ इन प्रोविज़न की एंट्री हमने शुरू में लिखी थी. अगर आप ये पहली वाली वीडियो देखें तो उसमें डिक्रीज़ इन प्रोविज़न की एंट्री लिखी हुई है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट. और मैंने आपको ये बताया था कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी एक्चुअली ये एंट्री आपको समझ में आएगी. तो ये डिक्रीज़ इन प्रोविज़न की एंट्री है. इफ़ बिगनिंग प्रोविज़न इज़ ग्रेटर देन द एंडिंग प्रोविज़न देन दिस मीन्स दैट द प्रोविज़न इज़ डिक्रीजिंग एंड वॉट एवर इज़ द डिक्रीज इन प्रोविज़न विल बी ट्रीटेड एज आर इनकम. अब ये बात तो समझ में नहीं आई, कॉन्सेप्ट तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि हाँ यार बिगनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस अगर डिक्रीज़ का हो तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देना. ये तो ठीक है, इसका एक तरीका सॉल्व करने का तो समझ में आ सकता है. लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें लेमैन्स लैंग्वेज में कि व्हाट डज़ एक्चुअली डिक्रीज़ इन प्रोविज़न मीन्स, तो इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल तो नहीं है, लेकिन आपको डिक्रीज़ इन प्रोविज़न का कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आ जाएगा. हुआ ये कि आपने $100 अपने घर से लिए और आप खाने पे चले गए, से फॉर एग्ज़ाम्पल अपने दोस्तों के साथ. आपका ये ख्याल था कि पेरेंट्स का या जिन्होंने भी आपको ये $100 दिए थे कि यार ये पैसे तो अब गए, पूरे ख़र्च हो जाएंगे. लेकिन आप जब घर वापस आए तो आपके पास $20 बचे हुए थे. इसका मतलब है आपने what you were expected to expense out, आपने उससे कम एक्सपेंस किया. आप $100 आपसे एक्सपेक्ट की जा रहे थे कि आप लेके जा रहे हैं तो आपसे वापस नहीं आएंगे, लेकिन $20 वापस आ गए. तो जिसने भी आपको $100 दिए थे, अब आप उसको $20 जब वापस करेंगे तो वो $100 काट के $80 नहीं कर सकता, इसलिए कि वो जो लिख दिया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो तो लिख दिया. अब ये जो $20 आपने सेव कर लिए, ये $20 बेसिकली जिन्होंने आपको $100 दिए थे उनके लिए ये एडिशनल इनकम हो गई कि एज एफ के ये उन्होंने अर्न किए. तो एडिशनल अमाउंट अगर आप अर्न करते हैं तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाता है. बिल्कुल उसी तरह ये जो अलाउंस है जो डिक्रीज़ हो गया, जितनी आपसे एक्सपेंस आउट होने की उम्मीद थी पैसों की उतने नहीं हुए और कुछ सेव हो गए, तो दैट सेविंग इज़ बेसिकली एन इनकम एंड दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीज़ इन प्रोविज़न. तो डिक्रीज़ इन प्रोविज़न इज़ ऑलवेज़ एन इनकम. इसको हम एक और लेमैन्स लैंग्वेज से समझ लेते हैं. आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्सपेक्टेड है कि जी 7,000 आएगा क्योंकि हर महीने इतना ही आता है ऑलमोस्ट, लेकिन किसी महीने 7,000 के बजाय 5,000 आ गया. तो ये डिक्रीज़ इन प्रोविज़न. आपने तो प्रोवाइड किया हुआ था अपने पास कि 7,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, आपने एक एनवेलप में वो पैसे रखे हुए थे, लेकिन एक्चुअली व्हेन इट केम इट वाज जस्ट 5,000. So this means that you actually saved 2,000 in that particular head of account. That becomes your other income. तो that is called decrease in provision. तो ये मैंने आपको लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की
कि डिक्रीज़ इन प्रोविज़न हमारी इनकम कैसे बनती है, वो हमारा जो प्रोबेबल एक्सपेंस होता है जो ना हो उतना जितना हमने सोचा था, तो जो कम अमाउंट हो रही है उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है दैट विल बी ट्रीटेड एज आर एडिशनल इनकम, दैट इज़ आर डिक्रीज़ इन प्रोविज़न इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ठीक है जी। अब हमने बैड डेट्स का एक अकाउंट बनाना है। आप बैड डेट्स का अकाउंट खोला, आपने जो एंट्रीज ऊपर पास की हैं उनको सिंपली अपने टी अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, एंड देन क्लोज इट बाय इनकम स्टेटमेंट। एंड दिस विल गोइंग टू टेक प्लेस इन 2006, 2007 एंड 2008, ऑल 3 years with 450, 170 एंड 940 अमाउंट। ठीक है जी, ये आपके पास पेज खुला हुआ है, आपके पास फुल आप प्रिंट आउट भी होना चाहिए इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आई होप कि फिर कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट देखें, हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया था 1920 से और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट किया था, और फिर हमने कैरेट डाउन निकाल लिया। कैरेट डाउन निकाला हमने 48,000 का 4%, इट अपेयर्स टू बी 1920। तो आपका प्रोविज़न आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कैरेट डाउन था वो आपका ब्रॉड डाउन हो गया। जब आपका ब्रॉड डाउन हो गया तो आपके एंडिंग डेटर्स थे 54,000 के, उस पर 6% प्रोविज़न था 3240, और फिर बिगनिंग प्रोविज़न में एंडिंग प्रोविज़न में इंक्रीज़ आ रहा था 1320, आपने 1320 कर दिया। उसके बाद जो एंडिंग प्रोविज़न था वो आपका बिगनिंग प्रोविज़न बन गया 2008 में, और 2008 में जब बन गया तो आपका एंडिंग प्रोविज़न 2008 का वाज 1080, 36,000 का 3%। सो प्रोविज़न वाज डिक्रीजिंग बाय 2160, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। जहाँ कैरी डाउन करेंगे उसके ऑपोजिट ब्रॉड डाउन करना ज़रूरी है। ठीक है जी, बिगनिंग बैलेंस डालना ज़रूरी है। अब इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, नहीं गिवन है 2006 में, 7 में, 8 में, और कभी गिवन होगा भी नहीं। ठीक है जी, कभी गिवन नहीं होगा। आपने ऐड करना है डिक्रीज इन प्रोविज़न, जिस साल प्रोविज़न डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो आपकी इनकम है। तो पहले साल तो प्रोविज़न इंक्रीज़ हो रहा था 1920 से, दूसरे साल इंक्रीज़ हो रहा था 1320 से, तीसरे साल डिक्रीज़ हो रहा था 2160 से, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में 2160 ऐड कर दिया, और नेक्स्ट लाइन में आपने लेस एक्सपेंसेस लिख के बैड डेट्स राइट ऑफ किए 450, 170 और 940, और फिर इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखा 1920 पहले साल का, दूसरे साल का 1320, और फिर क्लोज़ कर दिया इसको। फुटिंग खाली छोड़ देंगे इसमें, जाहिर है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट में आप तीनों सालों के अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। पहले साल के 48,000 थे, दूसरे साल के 54,000 और तीसरे साल के 36,000 थे, और लेस कर देंगे हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स। पहले साल 1920, दूसरे साल 3240 एंड तीसरे साल 1080। द एंडिंग वैल्यू इन द प्रोविजन अकाउंट्स, द एंडिंग वैल्यू इन द अलाउंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। ये जो एंडिंग बैलेंसेज हैं 1920, 3240 और 1080, ये जो एंडिंग बैलेंसेज हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे, जो कैरी डाउन बैलेंसेज हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स में। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट का जो कैरी डाउन बैलेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। कॉन्ट्रा एसेट है ये, और आपके एसेट की वैल्यू से माइनस हो जाएगा, और आपके पास एक नेट ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे, और वो आपको लिखना ज़रूरी है, और फुटिंग में अमाउंट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ क्वेश्चन था। ठीक है जी, दैट वाज पेज नंबर 11। ठीक है जी, पेज नंबर 11। ये सारे प्रिंट आउट्स आपके पास होने चाहिए, और जब ये प्रिंट आउट्स आपके पास होंगे तो फिर होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा। आ जाए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद हमारे बैड एंड डाउटफुल डेट्स में कोई चीज़ नहीं रही जाएगी। ठीक है जी, लास्ट नहीं है, शायद एक और है, बिल्कुल वो एक्टिविटी रहेंगे। देखिए, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, और वो एजिंग का कॉन्सेप्ट है, एजिंग ऑफ डेट्स का कॉन्सेप्ट है। ये समझने की बात है। देखिए, अभी तक हो ही रहा था कि एक डेट की अमाउंट होती थी 58,000, हम कहते थे 6% नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ा इलॉजिकल बात है, क्योंकि इस 56,000 में तो कुछ अमाउंट ऐसी है जो 1 महीने पुरानी है, कुछ अमाउंट ऐसी है जो 2 महीने पुरानी है, कुछ अमाउंट ऐसी है जो 4 महीने पुरानी है। तो जो डेट जितना पुराना हो उस पर ज़्यादा परसेंटेज चार्ज होनी चाहिए, और जो डेट जितना नया हो उस पर परसेंटेज कम होनी चाहिए, एंड दैट मेक्स सेंस। लॉजिकल बात है कि अगर आपके डेटर्स हैं 56,000, तो इसमें ज़ाहिर है वो अमाउंट भी शामिल होगी डेट्स की जिनको आपने कस्टमर्स को अभी 4 दिन पहले बेचा है 20 दिन के उधार पे,
तो उनके ऊपर तो 6% अप्लाई करना फजूल है ना, गलत बात है। इसलिए कि भाई उनकी तो ड्यू डेट अभी आई नहीं है, प्रॉबिलिटी उन पर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है जो डेट जितना पुराना होगा उस पर परसेंटेज ज़्यादा होगी, और जो डेट जितना कम होगा उस पर परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेटनेस कम होनी चाहिए, एंड दैट मेक सेंस। तो ये एजिंग वाला क्वेश्चन अभी हमारे पास पेपर्स में आना शुरू हो गया है। एएस में तो ये खैर एक्सपेक्टेड होता ही है हमेशा, लेकिन ओ में अब एजिंग आना शुरू हो गई है। ठीक है जी। ये फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मिस्टर विलियम एज्ड ए डेट फॉर द ईयर 2007। 2007 में वो अमाउंट जो 1 महीने पुरानी थी वो 12,000 है, और उस पर डाउट है कि 1% 12,000 का नहीं मिलेगा। जो 3 महीने पुरानी है वो 6,000 है, और उस पर डाउट है कि 3% नहीं मिलेगा। और जो ओवर 6 मंथ्स है वो 2,000 है, और उस पर डाउट है कि 10% नहीं मिलेगा। ऑन 31 दिसंबर 2006, इसका मतलब है 1 जनवरी 2007। ठीक है ना। देखिए कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ना, आपका ईयर एंड 2007 में हो रहा है, 2007 की 31 दिसंबर को, तो ईयर बिगिन कब हो रहा होगा, 1 जनवरी 2007। लेकिन एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको 31 दिसंबर 2006 की डेट भी दे सकता है। डेट ऑफ 31 दिसंबर 2006 इज़ एग्जैक्टली द सेम एज 1 जनवरी 2007। ये कह रहे हैं बिगनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज 670। बिगनिंग के जो अलाउंस है वो 670 है। अब आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनाना है। अब आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बिगनिंग बैलेंस है 670, वो आपने 670 लिख दिया बीडी पे, क्रेडिट साइड पे। ये प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, और फिर आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी। अब ये 12,000 के ऊपर 1% डाउटफुल है, तो 12,000 का 1% इज़ 120, और फिर 6,000 का 3% डाउटफुल है, तो 6,000 का 3% इज़ 180, और फिर 2,000 का 10% डाउटफुल है, और 2,000 का 10% इज़ 200। तो टोटल आपका प्रोविज़न कितना हो गया, 500। बिगनिंग प्रोविज़न वॉज 670, एंडिंग प्रोविज़न इज़ 500। सो हेयर इन दिस सिनेरियो प्रोविज़न इज़ डिक्रीजिंग। एंडिंग प्रोविज़न की जो कैलकुलेशन है ये बजाते ख़ुद पेपर में मार्क्स की होती है, 4-6 नंबर की कैलकुलेशन आ जाती है, आपको अलग से शो करनी पड़ती है कि जी ये ब्रेकअप 12,000 का 1%, 6,000 का 3% और 2,000 का 10%, तो ये ब्रेकअप आपने किया जी 500 आ गया। अब बिगनिंग प्रोविज़न 670 और एंडिंग प्रोविज़न 500 है, तो डिक्रीज़ हो रहा है कितने से, 170 से। अब जब प्रोविज़न डिक्रीज़ हो रहा है 170 से, आपने अलाउंस को डेबिट कर दिया, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दिया। डिक्रीज़ इन प्रोविज़न की जो एंट्री होती है वो अलाउंस डेबिट होती है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है, और ये एंट्री हमने शुरू के लेक्चर में आपको लिखी हुई नज़र आएगी, और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के बगैर समझ में नहीं आएगी। तो आप ये देख लें कि बिगनिंग प्रोविज़न 670 था और एंडिंग 500 है, तो प्रोविज़न डिक्रीज़ हो रहा है 170 से, तो हमने अलाउंस को डेबिट कर दिया 170 से, और इनकम स्टेटमेंट को 170 से क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हमने पास कर ली है, ये एंट्री मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, AFBD आपको पूरा लिखना होगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ये एंट्री इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मांगी नहीं थी, लेकिन पेपर में मांग सकता है। अब इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा भाई, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट में आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा XXX, और आपने फिर लिखा ऐड डिक्रीज इन प्रोविजन विच इज़ 170, और खाली जगह छोड़ दी। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास टोटल कितने हैं, 12,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000। आपके पास ये प्रिंट आउट सारे होने चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि इसमें आपको 12,000, 6,000 और 2,000 का अमाउंट टोटल आ गया, ये 12 and 6 and 2 20,000, और 20,000 पे प्रोविज़न आपने कितना क्रिएट करना है, 500 का। 500 की अमाउंट आपने अलग अलग कैलकुलेट की थी, 12,000 का अलग परसेंटेज था, 6,000 का अलग था, 2,000 का अलग था, टोटल 500 आ गया था। तो आपने 20,000 में से 500 माइनस किया, तो 19,500 ये वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है, तब कहीं जाके आपको एग्जामिनर मार्क्स देंगे। ठीक है जी। तो दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। And now comes the next question, question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उन सब में ये था कि बैड डेट्स हमने एंट्री पास कर दी, डेटर्स में से ऑलरेडी माइनस थे, ये हमने अज्यूम किया था, इसलिए कि ऐसा ही है भाई। जब मैं कहता हूँ मैंने डेटर्स हैं 50,000,
तो और एक बंदा है जिससे मैंने 2000 लेने थे, तो मैंने वो राइट ऑफ कर दिए क्योंकि वो नहीं दे रहा, तभी तो 50,000 आया है, ठीक है ना। दैट मेक सेंस कि अगर क्वेश्चन में बैड डेट्स गिवन हो और आपको डेटर्स गिवन हो तो यू विल ऑलवेज अज्यूम कि बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में जो आपको 1980s और 1990s के पीरियड में एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें वो ये कह देता है कि डेटर्स इंक्लूड्स द अमाउंट विच इज़ इररिकवरेबल। ऐसे केस में आपको प्रोविज़न निकालते वक्त यानी अलाउंस निकालते वक्त अपने बैड डेट्स को पहले डेटर्स में से माइनस करना है। क्या मतलब हुआ इसका, क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। प्रिंट आउट आपके पास है यकीनन। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2007। फॉलोइंग अदर डिटेल्स ऑफ 2007, 2008 एंड 2009। 2007 में आपके बैड डेट्स थे कुछ नहीं, ट्रेड रिसीवेबल था 42,000 और परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट है 6%। 2008 में आपके बैड डेट्स हैं 4750, ट्रेड रिसीवेबल है 54,750 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स है 5%। और 2009 में आपके बैड डेट्स हैं 3000, ट्रेड रिसीवेबल है 40,000 और प्रोविज़न यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स है 3%। आपको यहाँ पे अंग्रेज़ी में साफ दे दिया है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बैड डेट्स अमाउंट, यानी अभी तक डेटर्स में से ये बैड डेट्स माइनस हुए नहीं हैं, माइनस करना है, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं आपको बैड डेट का अकाउंट बनाना है 2007-8-9 का, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट बनाना है 2007-8-9, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना है 2007-8-9 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनाना है 2007-8-9। आपने बैड डेट्स का अकाउंट खोला, बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 4750 से 2008 में, और फिर इनकम स्टेटमेंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया वैसे ही जैसे आप पिछले 5 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। 2007 में तो कोई बैड डेट्स थे ही नहीं। 2009 में आपके 30,000 के बैड डेट्स थे, आपने कहा बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट और उसको आपने अपने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है जी, ये तो कर दिया आपने। अब बिगनिंग प्रोविज़न तो इसमें कोई है नहीं, ठीक है, और बिज़नेस स्टार्ट ही 1 जनवरी 2007 को हुआ था, तो आपके पास 42,000 के एंडिंग डेटर्स हैं और इसका 6% आपने निकाला, तो इट अपेयर्स टू बी 2520। तो 42,000 का ज़रा 6% निकाल लें कैलकुलेटर से, आपको पता लग जाएगा 2520। तो प्रोविज़न इंक्रीज़ हो रहा है 2520 से, हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया और अलाउंस को क्रेडिट कर दिया 2520 से, कैरी डाउन किया, ब्रॉट डाउन कर दिया। अगले पीरियड में 54,750 है डेटर रिसीवेबल, जिसमें 4750 बैड डेट्स है। तो पहला काम हमने ये करना है कि 54,750 में से 4750 माइनस करना है और जो रिमेनिंग आएगी हमारे पास 50,000 उसके ऊपर परसेंटेज चार्ज करनी है हमने 5% एंड इट विल बी 2,500। बिगनिंग प्रोविजन है 2520, एंडिंग है 2,500, प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है बाय 20, हमने कहा अलाउंस डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट बाय 20। फिर हमारे पास 2500 एंडिंग है वो ब्रॉट डाउन हो गया और फिर हमारे पास 40,000 का डेट है जिसमें 3,000 का बैड डेट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमने 40 में से 3,000 पहले तो माइनस किया, 37,000 आया और उसका 3% लिया तो 1110 आया। या आपके पास प्रिंट आउट भी है, कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा। अब आपका बिगनिंग प्रोविजन है 2,500, एंडिंग है 1110, तो प्रोविजन डिक्रीज़ कितने से हो रहा है बाय 1390। तो आपने अलाउंस को डेबिट किया 1390 से और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। तो ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट आपके सामने आ गया। बस इसमें नई बात यह है कि डेटर्स में से बैड डेट्स की फ़िगर को माइनस करना है। अब इसका आपने बनाना है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। अब इस क्वेश्चन में मैं इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट 2 तरह से बनाना सिखाता हूँ आपको, ठीक है नहीं, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, बस इस क्वेश्चन में ज़्यादा हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में जब बन रहा है 2007-8-9 जैसे नॉर्मल बनता है, क्रॉस प्रॉफिट गिवन है, नहीं गिवन, कभी गिवन होगा, हार्डली कभी नहीं गिवन होगा यूजुअली। ऐड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स। पहले साल डिक्रीज हो रहा है 20 से, हमने ऐड कर दिया। दूसरे साल डिक्रीज हो रहा है 1390 से, हमने ऐड कर दिया। लेस एक्सपेंसेस जब हम लेस करेंगे तो हम 4750 बैड डेट्स चार्ज करेंगे और 3,000 2008 2009 में। और बिगनिंग में हमारा प्रोविजन 2007 में इंक्रीज़ हो रहा था 2520 से, तो हमने कहा इनकम स्टेटमेंट डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट 2520 और ये जगह खाली छोड़ देंगे। अब इस इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट को टी अकाउंट के अंदर बनाना भी एक फॉर्मेट का एक तरीक़ेकार हो सकता है। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं
तो टी अकाउंट फॉर्म में तो हमने कहा इनकम स्टेटमेंट डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 2520, यही कहा था ना। तो हमने इनकम स्टेटमेंट का एक टी अकाउंट बनाया और 2520 डेबिट पे लिख के आगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिख दिया। 2007 ईयर कंप्लीट हो गया, दैट इज इट। और 2008 में हमारे बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स डेबिट इनकम स्टेटमेंट डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट 4750, हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी और हमारा प्रोविजन डिक्रीज़ हो रहा था, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट अलाउंस डेबिट हो रहा था 20 से, हमने 20 लिख दिया और क्लोज कर दिया। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कुछ नहीं करना, बस फुटिंग करनी है, इसकी प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। और थर्ड ईयर में 2009 में हमारे बैड डेट्स थे 3000 के, हमने कहा इनकम स्टेटमेंट डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट बाय 3000 और फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारा 1390 से डिक्रीज़ हो रहा था, तो हमने कहा इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट बाय 1390। ये हमने करने के बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आ गए हम। डेटर्स थे हमारे 42,000, 50,000 और 37,000। डेटर्स में से हमने बैड डेट्स पहले माइनस किया, फाइनल डेट्स की फिगर यहाँ ले ली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और लेस कर दिया उसमें से अलाउंस। और अलाउंस कितना है हमारे पास, पहले साल 2520, दूसरे साल 2500 और तीसरे साल 1110। द कैरी डाउन वैल्यू इन द अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट, कैरी डाउन वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है जी। और ये हमने माइनस कर दिया और फाइनली नेट डेटर्स की पिक्चर लगी, ठीक है जी। अमाउंट लिख दी हमने 39,480, 47,500, 35,890, ठीक है जी। ये वॉइस ओवर मैंने रिकॉर्ड कराया है प्री रिटन मटेरियल पे, क्योंकि इसकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। इसको आप उसी के साथ कनेक्टिविटी के साथ देखेंगे वीडियो को, जो कि आपने पहले 4 देखी हैं या 3 देखी हैं, जो भी नेट पे अपलोडेड हैं उनको साथ देखें। ये पेजेस पहले आप प्रिंट करवा के अपने पास रखेंगे, फिर वीडियोस देखेंगे और कंप्यूटर पे देखें, अपने लैपटॉप पे देखें, टैबलेट पे देखें, मोबाइल पे ना देखें, ठीक है, ताकि आपको बड़ी स्क्रीन नज़र आए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।